हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए लेक्चर पे। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम रिवाइज करने वाले हैं कंपटीशन एक्ट 2002, जो आपके अपकमिंग सीएमए फाइनल एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगा। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम दो हिस्सों पे करेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा, यहां पे मैं इस कंपटीशन एक्ट के बारे से आपको एक बेस डेवलप करवा दूंगा, और जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगा। यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस एक्ट के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये उसके ऊपर रहेगा। तो जैसे ही आज पहला पार्ट खत्म होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एकदम आराम से पढ़िएगा दोस्तों। इस पे जो कुछ लिमिट्स है कॉम्बिनेशन की, अगर आपने मेरे से रेगुलर लेक्चर परचेस किया होगा, उस पे कॉम्बिनेशन करके एक टॉपिक आता है जिस पे लिमिट्स होती है। यानी कि जब दो कंपनी आपस में मर्ज और अमलगमेट होती है, वो लिमिट्स में अमेंडमेंट आया है 7 मार्च 2024 को। तो वो अमेंडमेंट भी मैं इसी रिवीजन लेक्चर के अंदर कवर करने वाला हूं, और वो आज के ही लेक्चर पे कवर होगा। पार्ट 1 पे ही कवर होगा। पार्ट 2 पे एज सच कोई विशेष अमेंडमेंट अभी तक मुझे नहीं दिखा है। जब कल मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं एक बार और चेक कर लूंगा, अगर उस पर कोई अमेंडमेंट रहेंगे तो वो भी मैं साथ साथ में उस पर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा उस पार्ट 2 पे। तो लेट अस स्टार्ट दोस्तों। बट स्टार्ट करने के पहले दोस्तों एक लाइक तो बनता है ना। इसके पहले हमने बैंकिंग रेगुलेशन का रिवीजन किया है, इनसाइडर का रिवीजन किया है, आईपीओ का रिवीजन किया है, ये सारे रिवीजन रहे हुए। आज के दिन मैंने टेक ओवर का रिवीजन के लिए बोला था, बट मैंने नोटिस किया कि टेक ओवर का ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे लेक्चर डला हुआ है। आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप टेक ओवर वहां से कर सकते हो। इसीलिए आज मैं कंपटीशन एक्ट 2002 से रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। तो लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, और ऐसे लगातार कंटेंट आ रहे हैं इसी टाइम पे। यही टाइम पे मैं रोज सीएमए फाइनल के लिए एक एक टॉपिक का रिवीजन ला रहा हूं। तो आप दोस्तों अगर चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो लगातार कंटेंट आ रहा है ये आपके लिए मिस आउट हो जाएगा, और एक लाइक तो बनता है। और ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा लेक्चर कैसा लगा। सो दोस्तों लेट अस स्टार्ट। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को सिंप्लीफाई कर दिया है अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो अब जब मैं आपको लेके जाऊंगा, तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको लेकर जाऊंगा। उस पे सारी चीजें जो इंस्टीट्यूट के इस पैराग्राफ में दी हुई है, मैंने उन सब को तोड़ ताड़ कर रख दिया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं इस एक्ट की। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, इस कंपटीशन एक्ट के पहले एक एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था 1969 पे। इसका काम सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली को रोकने का था। जैसे जैसे जरूरत महसूस होने लगी, तो फिर इसका ध्यान शिफ्ट किया गया कि भाई एमआरटीपी का फोकस शिफ्ट किया जाए। अब कंपटीशन एक्ट लाया गया। कंपटीशन एक्ट मोनोपोली को तो रोकता ही है, जैसे एमआरटीपी भी रोकता था मोनोपोली को, कंपटीशन एक्ट भी मोनोपोली को रोकता ही है। लेकिन कंपटीशन एक्ट 2002 मोनोपोली को रोकने के साथ साथ में कंपटीशन को भी प्रमोट करता है, एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करता है। जब मैं शुरू करूंगा तो आपको समझ में आएगा। सो अर्लियर देयर वाज एमआरटीपी एक्ट, जिसको रिप्लेस करते हुए कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया। लेट अस बिगिन दोस्तों। फटाफट मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं दोस्तों। कंपटीशन एक्ट का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, ये 3 ऑब्जेक्टिव को सर्व करता है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली ये नोट्स आपके पास पहले से बने होंगे, क्योंकि ये नोट्स वो है जो मैंने आपको रेगुलर क्लास पे रियल टाइम पे बनवा के लिया था। सबसे पहला पर्पस, जैसे कि मैंने बताया, ये कंपटीशन को प्रमोट करता है। मोनोपोली को तो रोकता है, बट साथ साथ में कंपटीशन को प्रमोट भी करता है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अरेंजमेंट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। मोटा मोटा ये 3 पर्पस है। आइए एक एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कंपटीशन को प्रमोट करने की बात, सपोज करिए इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग सीएमए की क्लासेस देते हैं, मान लीजिए सपोज करिए मैं 10,000 रुपए में सीएमए फाइनल की क्लास दे रहा हूं। कोई आ रहा है, कहता है भाई मैं 9,000 में दे दूंगा, कोई कहता है मैं 8,000 में दे दूंगा, कोई कहता है मैं 7,000 में दे दूंगा, कोई कहता है मैं 5,000 में दे दूंगा, कोई कहता है बस आप आइए मेरे से क्लास करिए, मैं आपको 5,000 रुपए अपनी जेब से दूंगा, क्लासेस तो फ्री रहेगी, और क्लास के अंदर नाच गाना शेरो शायरी सब करूंगा।
अब आप देखोगे ये जो सारे कंपटीशन हो रहे हैं ये आपके फायदे में है, कंज्यूमर के फायदे में है, आपके हित में है, क्योंकि आपको इतने सारे कॉम्पिटिटर मिल रहे हैं जो बढ़ चढ़ के आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम सब मिलके एक कार्टेल बना लेते हैं कि भाई हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं स्टूडेंट के चलते, हम एक काम करते हैं, हम सब के सब एक ही प्राइस चार्ज करेंगे, दैट इज 15,000 रुपए सीएमए फाइनल लॉ की क्लास का। जिसको लेना होगा लेगा, जिसको लेना होगा नहीं लेगा। तो ये जो जितना कंपटीशन चल रहा था, हमने आपस पे एक एग्रीमेंट और एक अंडरस्टैंडिंग बना के हमने क्या किया, एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस और अरेंजमेंट किया कि भैया 15,000 रुपए का लेक्चर बिकेगा, हम आपस पे क्यों लड़ेंगे स्टूडेंट के लिए, भाई स्टूडेंट को लेना होगा 15,000 में लेगा, स्टैंडर्ड प्राइस है, इसके नीचे कोई कम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस और अरेंजमेंट, जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे नहीं है। कंपटीशन एक्ट इसी प्रकार के एग्रीमेंट को प्रिवेंट करता है, वॉइड करवाता है और कहता है भाई कंपटीशन करो। ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को जब वो वॉइड ठहराता है, जब इनके ऊपर रोक लगाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रमोट होता है, कंपटीशन जो आपके फायदे में है। इससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। तो अब सवाल आता है सर ये जो पर्पस है, ये पर्पस को कैसे अचीव करता है कंपटीशन एक्ट 2002। तो कहता है भाई देखो, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंपटीशन एक्ट इस प्रकार के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रोहिबिट करता है। साथ साथ में दूसरी बात, ये प्रोहिबिट करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब सर ये क्या है सर, पहले डोमिनेंट पोजीशन समझते हैं, फिर उसका अब्यूज समझ के लेंगे कि उसको प्रोहिबिट कैसे करता है। दोस्तों जैसे रेलवे है, रेलवे किसी प्राइवेट इंसान के पास तो नहीं है। जैसे एयरलाइंस देखोगे तो हर एक प्राइवेट सेक्टर के पास अपनी अपनी एयरलाइन है, हर के पास नहीं, यानी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस है, प्राइवेट है। वैसे रेलवे किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास है क्या, नहीं। अब मान लीजिए रेलवे मुझे कहती है कि अर्जुन जी आप अभी पुणे में हो, आप अपने होम टाउन जाओगे जब बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो मैं आपसे 10,000 रुपए चार्ज करूंगा थर्ड एसी का। अरे भैया थर्ड एसी की तो रीजनेबल फेयर कुछ 2,000-2,500 होनी चाहिए। मैं कई बार गया हूं, लेकिन मान लीजिए मेरे घर जाने के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा है वो रेलवे। डायरेक्ट ट्रेन ही बस जाती है पुणे से मेरे बिलासपुर छत्तीसगढ़, डायरेक्ट ट्रेन ही जाती है, ना बस जाती है, ना एयरलाइन जाती है, ना कुछ ऐसा मान लीजिए। तो रेलवे एक तो डोमिनेंट पोजीशन में हो गया, क्योंकि भैया एकमात्र कम्युनिकेशन का कम्यूट का सहारा है मेरा। और अगर वो कह रहा है भाई साहब मैं 10,000 लूंगा, तो मरता क्या नहीं करता, रेलवे डोमिनेंट पोजीशन में अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहा है, मुझे वो देना पड़ेगा, मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूं। इसी प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट में, आप शायद लैपटॉप पे क्लास देख रहे होंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट पे क्लास देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में 92% का मार्केट शेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। कल को माइक्रोसॉफ्ट कहता है लैपटॉप तो आप अलग से परचेस करना शॉप से, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 50,000 लाख रुपए अलग देना पड़ेगा। अभी आप लैपटॉप लेते हो तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में ही आता है ना, अलग से तो पे नहीं करते हो। कल को बोल देता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से पे करना। तो एक तो माइक्रोसॉफ्ट डोमिनेटिंग पोजीशन में है, हर एक घर में आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा। अब वो अगर कह रहा है 1,50,000 मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से देना है, इसको बोलते हैं अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना। इसको प्रोहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको प्रोहिबिट नहीं किया कंपटीशन एक्ट, तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉइट, क्योंकि वो अपने डोमिनेंट पोजीशन का क्या करेंगे, अब्यूज। रेगुलेट करता है कॉम्बिनेशन को। सर कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंपटीशन एक्ट की नजर पे कोई भी टेक ओवर, कोई भी मर्जर अमलगमेशन, यानी कि जब दो लोग मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं कंबाइन होना। दो लोग मिल के कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन को भी वो रेगुलेट करता है। कैसे सर? मान लीजिए दो फार्मा कंपनी आपस में मर्ज हो रही है एक बड़ा फार्मा कंपनी बनाने के लिए। अब हो सकता है इनके पीछे मर्ज होने का जो कारण है वो छोटे छोटे फार्मास्यूटिकल कंपनी को उखाड़ के फेंकने का है। तो अगर इनका इरादा वैसा रहेगा तो कंपटीशन एक्ट जज करेगा इनके कॉम्बिनेशन को। अगर इनके इरादे इनको नेक नहीं लगे कंपटीशन एक्ट को, ये कॉम्बिनेशन ही होने नहीं देगा, ये मर्जर अमलगमेशन ही नहीं होने देगा कंपटीशन एक्ट 2002। सवाल आता है सर कुछ तो इसकी लिमिट्स होगी ना, कि ये दोनों मिलके अगर इनका दोनों का कंबाइंड टर्नओवर इतना हुआ तो रेगुलेट करेंगे, इन दोनों का मिलके असेट इतना हुआ तो रेगुलेट करेंगे। बिल्कुल टाइम लिमिट है, बिल्कुल लिमिट्स हैं।
उस पे ही अमेंडमेंट आया हुआ है और वही अमेंडमेंट मैं आपको इस क्लास के अंदर कवर करके दूंगा। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई कि इनको करता, जब मैं आगे बढ़ूंगा आपको समझेगा, अभी तो मैं एक बेसिक आपका डेवलप कर रहा हूं। अब बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे मैंने बोला आपको कि जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, इन सब को प्रिवेंट करेगा कौन? कंपटीशन एक्ट 2002। लेकिन एक स्पेशल नोट है कि जो भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना दोस्तों, यानी कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बनेगा, जो अरेंजमेंट होगा, एग्रीमेंट, ये प्रोहिबिटेड तभी होंगे जब इनका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है ऑन कंपटीशन इन इंडिया। सर क्या मतलब होता है इस एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट का? यानी कि अच्छा खासा नेगेटिव इंपैक्ट होना चाहिए इसका। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं दोस्तों कि सपोज करिए प्रेस्टीज पॉइंट, जहां पे मैं अभी क्लासेस लेता हूं, फेस टू फेस क्लासेस जहां हमारी चलती है, मैं पुणे के अंदर पढ़ाता हूं। पुणे के अंदर एक प्रेस्टीज पॉइंट करके एक बहुत बड़ा हब है जहां पे सारी रिनाउंड क्लासेस आपको मिलती है, सीएससी या सीएमए की, एक ही बिल्डिंग के अंदर सारी रिनाउंड क्लासेस है। तो सपोज करिए सीए इंटर की क्लासेस की अलग अलग फीस है। सपोज करिए बोथ ग्रुप की फीस कहीं 50,000 है, कहीं 55,000 है, कहीं 60,000 है, कहीं 75,000 है, ऐसे कुछ आसपास क्या होगी। मैं मोटा मोटा बोलूं तो 50,000 के आसपास आप एक लमसम ले सकते हो कि चलो भाई 50,000 की फीस है। ठीक है सर, अब 50,000 की फीस थी, ठीक है, तो कोई 50,000 का कोई 45 में दे रहा है, कोई 46 में दे रहा है, कोई 48 में दे रहा है, कोई 49 में दे रहा है, 50,000 के आसपास सब खेल रहे हैं। अब आपस पे अपन ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई साहब 50,000 नहीं, थोड़ा सा कम हो रही है 50,000। सब ने मिलकर एग्री किया कि भाई 52,000 के आसपास की फीस रहेगी, 52,000 के नीचे कोई भी चार्ज नहीं करेगा। अब 50,000 की फीस थी, 45 से लेके 50 हर एकेडमी चार्ज कर रहा था, यही रेंज चल रही थी। अब आपने सौदा करके उसको 52 कर दिया कि नहीं यार खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। अब भाई साहब 45 से लेके 50 की रेंज को बढ़ा के लाख तो नहीं कर दिया ना, कि अब हर स्टूडेंट लाख रुपए देगा भाई सीए इंटर बोथ ग्रुप की फीस। भाई 50,000, 45 से 50,000 की रेंज थी, आपने 52,000 कर दी। इससे कौन सा नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, कौन सा अच्छा खासा एडवर्स इफेक्ट आ गया? ये सब छोटी मोटी चीजों में कंपटीशन एक्ट अपना वक्त खराब नहीं करेगा। हां, अगर 45 से लेके 50,000 तक की फीस थी, सबने कार्टेल बनाया, अब बोला सीए इंटर बोथ ग्रुप की फीस लाख रुपए से कम चार्ज ही नहीं करनी है, डबल कर दिया। कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल द कॉम्पिटिटर इज हैविंग एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। उल्टा इफेक्ट आ रहा है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। यहां पे एंट्री लेगा कंपटीशन एक्ट 2002। इस प्रकार के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार के अरेंजमेंट को तोड़वाएगा और कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे काम कराएगा। वापस से जो रीजनेबल फीस होनी चाहिए, जो 45 से लेके 55,000 के आसपास होनी चाहिए, उस फीस पे आपके लिए काम कराएगा। तो ये स्पेशल नोट को ध्यान रखना कि तभी कंपटीशन एक्ट पिक्चर पे आएगा जब आपकी किसी भी अरेंजमेंट का एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा, तो ही कंपटीशन एक्ट 2002 उस पर दखल अंदाजी करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए आएगा। ठीक है सर, दोस्तों बताना चाहता हूं कंपटीशन एक्ट 2002 में लॉ मेकर यानी कि इसको बनाया कौन है? पार्लियामेंट ने। और आपको जैसे पता होगा स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए सेबी एक्ट 2002 है, पार्लियामेंट ने ही बनाया है। अब सेबी एक्ट बन तो गया, लेकिन उसके रेगुलेशन या सेबी एक्ट का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए बना दिया सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से कंपटीशन का एक्ट बनाया 2002। अब कंपटीशन एक्ट के रूल्स का, प्रोविजंस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इसके लिए बनाया दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज सीसीआई। और दोस्तों बताना चाहता हूं सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो ये देखेगा कि कहीं आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप अरेंजमेंट करके मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कानून बोल रहा है नहीं कर सकते ऐसा। बट कानून का पालन करवाने के लिए कौन आया? सीसीआई, दैट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। वो खुद भी कुछ रेगुलेशन बना सकती है इस एक्ट के तहत। तो अगर आप लेजिस्लेटिव बॉडी में देखोगे तो कंपटीशन एक्ट 2002 बना, उसके अंदर सीसीआई बनाई गई।
वो एग्जीक्यूटिव बॉडी और सीसीआई को भी पावर दिया गया कि आप भी रेगुलेशन बना सकते हो इन कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए। तो सीसीआई जब रेगुलेशन बनाएगा तो वो लेजिस्लेटिव विंग के अंदर भी आएगा, जब सीसीआई पालन कराएगा वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर भी आएगा। सर जुडिशियल बॉडी इसकी कौन सी है? सपोज करिए सर किसी ने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करने की कोशिश की, यही आपके कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने, किसी स्टूडेंट ने जाके सीसीआई को कंप्लेन फाइल कर दी, सीसीआई को कंप्लेन फाइल की, सीसीआई ने पहली बात तो उसके ऊपर पेनाल्टी की और सीसीआई ने खुद एक प्राइस रेंज बताई कि इसी प्राइस रेंज में स्टूडेंट से फीस चार्ज की जाएगी। एक्चुअल में वो कोचिंग वाले कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट को गलतफहमी हुई थी जिसकी वजह से उसने कंप्लेन किया, सीसीआई ने पेनाल्टी भी लगा दी और खुद की एक फीस बता दी। अब इससे वो कोचिंग इंडस्ट्री वाले एग्रीव्ड है, दुखी हैं कि तो जबरदस्ती की बात हो गई हमारे साथ। वो अपना एग्रीवनेस, अपनी ग्रीवेंस किधर लेके जाएंगे? तो कहता है आप जाओगे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। सर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल तो कंपनीज एक्ट के मैटर के लिए है, बिल्कुल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कंपनीज एक्ट के मैटर के लिए भी है और कंपटीशन एक्ट 2002 के भी मैटर के लिए भी है। अब एनसीएलटी से अगर आप दुखी होगे तो आप जाओगे नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, उससे दुखी होगे तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जो जुडिशियल बॉडी है उसके अंदर आएगी आपकी एनसीएलटी, एनसीएलएटी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, यहां तक की एक बेसिक चीज समझी सर। अब दोस्तों कहता है इसी के अंदर कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक राइट दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप चाहो तो एक डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट कर सकते हो। सर ये क्या है डायरेक्टर जनरल? डायरेक्टर जनरल एक ऑफिसर का डेजिग्नेशन है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसको हेल्प करेगा, ग्राउंड लेवल पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा जाके जब कोई कंप्लेन आएगी, देखेगा जाके कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट वाकई में हो रहा है क्या, प्राइस की इंक्वायरी करेगा, देखेगा कंज्यूमर का इंटरेस्ट एक्सप्लॉइट हो रहा है क्या। ये डायरेक्टर जनरल सीसीआई को रिपोर्ट करेगा जिसके दम पे सीसीआई एक्शन लेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के अंदर पावर दिया सीसीआई को बनाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर जनरल नाम के एक ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकती जो सीसीआई को क्या करेगा, असिस्ट करेगा इन एक्ट के कंप्लायंस के लिए। ठीक है सर, अब बात आती है सर कॉम्बिनेशन की, जो आपने बताया था कि इस एक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन को रेगुलेट किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? इस एक्ट के अंदर मर्जर, अमलगमेशन और टेक ओवर, जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, मर्ज हो रही है, अमलगमेट हो रही है, उसको इस एक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन बोला जाता है, जिसको कॉम्पिटिशन एक्ट रेगुलेट करता है। तो एक हाइपोथेटिकल लिमिट ले लो, मान लो ऐसा बोलता है कि अगर आप दो लोग मिल रहे हो और दो लोग मिलके आपकी असेट 2000 करोड़ की हो जा रही है, हाँ अब आपके ऊपर आपके इस कॉम्बिनेशन को हम रेगुलेट करेंगे, देखेंगे कि आप दोनों के मिलने की वजह से जो 2000 करोड़ का असेट आपका हो जा रहा है, इससे क्या कंपटीशन में कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आएगा, हाँ तो आपके कॉम्बिनेशन को रोका भी जा सकता है। बट सर क्या ये लिमिट वाकई में 2000 करोड़ की है? नहीं, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली आपको बता दी है लिमिट 2000 करोड़ की। लिमिट जो है इससे ज्यादा ही है, वो लिमिट मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं बस आपका क्या बना रहा हूं, बेस बना रहा हूं। इस कॉम्बिनेशन को अप्रूव भी कर सकता है सीसीआई की, चलो कर लो, अच्छी बात है, इससे तो लोगों का भला होगा। आप दोनों जब मिलके बड़े हो जाओगे तो और आप सस्ते दाम में चीजों को प्रोवाइड करने वाले हो। अरे ये तो कंज्यूमर के लिए अच्छा है, अप्रूव कर देगा। लगेगा कि आप मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हो, रिजेक्ट कर देगा। या ऐसा लगेगा कि इससे फायदा भी है और नुकसान भी है। बोले नुकसान किस बात का है? बोले कुछ पर्टिकुलर दवाई जो है ना, यही दोनों फार्मा कंपनी बनाते हैं और अच्छे प्राइस में बनाते हैं। तो एक काम करो, आप दोनों अमलगमेट हो जाओ, लेकिन ये 7 प्रकार की दवाई आप मत बनाना, क्योंकि ये 7 प्रकार की दवाई सिर्फ आप दोनों बनाते हो। और आप दोनों अगर मिल गए और अब एक ही बंदा बनाएगा मिलके, तो बाकी वालों को आप खदेड़ के बाहर कर दोगे। तो चलो हम आपके कॉम्बिनेशन को अप्रूव करते हैं, लेकिन ये 7 प्रकार की मेडिसिन आप बनाना छोड़ दो, ये बाकी छोटे लोगों को बनाने दो। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट किए जा सकते हैं, उसके बाद आपके कॉम्बिनेशन को होने दिया जाएगा। वो क्या लिमिट है मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं अब तक का आपका बेस क्लियर हो गया होगा कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं आपको लेके जाता हूं कि कंपटीशन को, जैसे मैंने बोला कि प्रमोट करने का काम करेगा कंपटीशन एक्ट 2002। तो सवाल आता है सर कंपटीशन को प्रमोट कैसे करेगा, कंपटीशन का डेफिनेशन क्या है? बताना चाहता हूं दोस्तों, कहीं पे भी इस कंपटीशन एक्ट के अंदर कंपटीशन वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है।
वर्ल्ड बैंक ने 1999 में कंपटीशन को डिफाइन किया था ये बोल के कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दो सेलर जो है इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं कि बायर का उसको क्या मिल जाए, पेट्रोनेज। बायर का पेट्रोनेज यानी कि बायर की प्रिविलेज उसको मिल जाए। बायर आपके पास आए, सर आपका प्राइस और आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस का बहुत बढ़िया सर, मैं तो आप ही से सर सामान लूंगा, सर मैं तो आप ही से क्लास लूंगा। ये बायर का अपनापन पाने के लिए दो लोग जब आपस में लड़ते हैं इसको बोलते हैं कंपटीशन। कहता है टू अचीव देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई प्रॉफिट एंड हाई मार्केट शेयर, कि भाई सिर्फ मैं ही चलूं मार्केट के अंदर, कस्टमर मुझे ही पसंद करे। तो जब दो लोग भिड़ते हैं इस चीज के लिए कि कस्टमर उनको पसंद करे, इस सिचुएशन को बोला जाता है कंपटीशन। और वो सिचुएशन जब कस्टमर आप ही को पसंद करेगा, आपकी प्रॉफिट मार्जिन हाई रहेगी, आप साथ साथ में हाई मार्केट शेयर रखेंगे, इसको बोलते हैं कंपटीशन। ये आपके कंपटीशन एक्ट 2002 पे डिफाइंड नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था, मैं तो आपको रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। अगर मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होगा दोस्तों तो इकोनॉमी कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। भाई मार्केट में चार लोग आएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, एक कॉम्पिटिटर के चलते, तीन चार कॉम्पिटिटर के चलते सब एक दूसरे को, अब एक दूसरे के प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखो अभी मार्केट में एक नई कार आई है टाटा की, सियारा करके, वो किसको टक्कर दे रही है, क्रेटा को टक्कर दे रही है, सेल्टोस को टक्कर दे रही है, आपके हाई राइडर जो टोयोटा की हाई राइडर है। क्यों? अरे भाई साहब मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर है, तब तो हर एक कॉम्पिटिटर बढ़ चढ़ के कम प्राइस में आपको बेटर प्रोडक्ट दे रहा है, जैसे टाटा दे रहा है, सेफ्टी अलग, फीचर अलग, प्राइस अलग, कम चल रहा है। तो इसी की वजह से तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि कस्टमर को इतने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कम दाम में बेस्ट सर्विसेज मिल रही है। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब जैसे रेलवे है, आज रेलवे आप देखोगे कि भाई सरकार के पास है, आप उसकी गाड़ियां देखो, आप उसके फूड देखो। एक गाड़ी आई थी उसमें हेडफोन टीवी भी लगा था, वो 1 साल से ज्यादा चल नहीं पाई, लोग चुरा के उसको लेके चले गए। क्या बोलोगे बताओ? अब जैसे मैं इतना रिसर्च कर करके आपके पास आ रहा हूं, ये अमेंडमेंट लेके आ रहा हूं कि लिमिट चेंज हुई, आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये क्यों कर रहा हूं? ताकि भाई आप मेरे को चूज करें, मेरे को हर बार कि भाई सर का लेक्चर देखा तो मेरा काम बन जाएगा करके, तो आपको ये भरोसा है कि सर आपको अमेंडेड मटेरियल देगा, अच्छी क्वालिटी, अच्छी एजुकेशन और सही तरीके से मेरे को सारी चीजें समझ आ जाएगी। इसलिए तो मैं इतना रिसर्च करके आपके पास आता हूं और आपको चीजें देता हूं। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा तो मैं बोलूंगा मैं ही तो हूं, जो पढ़ाना है पढ़ा देता हूं। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है जो कंपटीशन एक्ट का, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम है इस पे। साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेडर के इंटरेस्ट को भी। ट्रेडर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? अरे भाई साहब जैसे मैंने बताया, दो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर मिल गई तो छोटे छोटे को खदेड़ देगी, तो उन छोटों का भी ख्याल रखने के लिए तो इनके कॉम्बिनेशन को रोकेंगे, उनके भी तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तभी तो कॉम्पिटिशन होगा। हेल्दी कॉम्पिटिशन प्रमोट करना है और स्टेब्लिश करना एक रेगुलेटर जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है सर, यहां तक की मेरी बात समझ में आई। अब मैं आपको ना कुछ डेफिनेशन पढ़ाना चाहता हूं जो आपकी मॉड्यूल के अंदर आपको दिया रहेगा, बट उसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि सर जैसे आपने बोला था ना एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये बता दूं। अभी तक मैंने आपका सिर्फ बेसिक डेवलप करके लिया है कि भाई कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपटीशन का मतलब क्या है, कौन सी चीजों को रोक के वो कंपटीशन प्रमोट करता है एंड सो ऑन। अब इसके अंदर ना बहुत सारे डेफिनेशन है कि एक्वायरर किसको बोलेंगे, क्योंकि एक कंपनी दूसरी को अगर टेक ओवर कर रही है तो वो एक्वायर कर रही है, बराबर है, तो एक्वायरर किसको बोलेंगे। कंज्यूमर यहां पे किसको बोलेंगे, क्योंकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप इस डेफिनेशन के हिसाब से कंज्यूमर होंगे तो कंपटीशन एक्ट आपकी हेल्प करेगा, बराबर है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किसको बोलेंगे, मान लो आपने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया लेकिन ओरल पे किया, कोई सबूत ही नहीं है, तो अब उसको कैसे कंपटीशन एक्ट के अंदर कवर करेंगे। तो बोला भैया ओरल एग्रीमेंट को भी हम कंपटीशन एक्ट के अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव मानेंगे, हम सर्कमस्टेंसेस देख के समझ जाएंगे कि भैया तुम्हारी आपस में बिना लिखित के अंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्वायरर कौन रहेगा, कंज्यूमर कौन रहेगा, और अल्टीमेटली सर आप जो बार बार एग्जांपल दे रहे हो कि जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपस में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर लेंगे, तो इनको क्या बोला जाता है कंपटीशन एक्ट के अंदर? कोचिंग एकेडमी तो नहीं बोलेंगे, कॉम्पिटिटर तो नहीं बोलेंगे, तो इन लोगों को
इस एक्ट के अंदर इंटरप्राइज बोला जाता है। कहता है इंटरप्राइज अगर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करेगा तो कंपटीशन एक्ट उस पर रोक लगाएगा। अगर इंटरप्राइज अपने पोजीशन का, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करेगा तो कंपटीशन एक्ट उस अब्यूज को प्रिवेंट करेगा। तो उस इंटरप्राइज के अंदर डिफाइन किया कि कंपनी भी आएगी, सोल प्रोप्राइटर भी आएगा, पार्टनरशिप भी आएगा, एचयूएफ भी आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आएगा, एसोसिएशन भी आएगा। सबको इंटरप्राइज के डेफिनेशन में डाल दिया कि कोई भी इस प्रकार की हरकत ना करे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बता देता हूं, एक्वायरर बता देता हूं, कंज्यूमर बता देता हूं, आपको मैं एंटरप्राइज की डेफिनेशन बता देता हूं, ताकि आपको ये सारी शब्द जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आने चाहिए और इसके ऊपर कोई भी सवाल आए तो भी आपको बनने चाहिए। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको चीजें क्लियर होते जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है सर किसको बोलेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। और ये जितनी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये आपकी मॉड्यूल पे जो ऐसे पैराग्राफ वाइज है ना, वही मॉड्यूल के कीवर्ड्स को उठाते हुए मैंने इजी लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया। आप इतना भी लिखेंगे एग्जाम में तो भी चलेगा, बराबर है। आप खुद पाएंगे जब मॉड्यूल से आप जाके देखेंगे तो मॉड्यूल की चीजें आपको कवर मिलेगी। तो कहता देखो कोई भी एग्रीमेंट जो कि कॉज कर रहा है, यानी कि इसकी वजह से हो रहा है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, 50,000 की फीस को लाख कर दिया आपने, इसी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की वजह से उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। यानी कि कंपटीशन एक्ट बोलेगा ऐसा कोई एग्रीमेंट में होने ही नहीं दूंगा, ये वॉइड माना जाएगा। ठीक है सर। अब कहता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट दो लेवल पे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एक वर्टिकल लेवल पे। हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पे, वर्टिकल का मतलब होता है डिफरेंट लेवल पे। अब हॉरिजॉन्टल को समझिएगा, प्राइस फिक्सिंग हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हम सारे कोचिंग एकेडमी वाले एक ही लेवल पे ना, सब एक ही जगह में प्राइस फिक्स कर लिए। हॉरिजॉन्टल लेवल पे एंटी कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्शन सप्लाई फिक्सेशन, एलोकेशन ऑफ मार्केट शेयर, बिड रिगिंग, पहले ये चार समझ लेते हैं। आइए इस पे मैं आपको ये तो समझा ही रहा हूं प्राइस फिक्सिंग, साथ में मैं आपको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अगर ओरल होगा तो उसको कैसे कवर करेंगे इसके अंदर, वो भी। तो एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया गया इस कंपटीशन एक्ट के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले प्राइस फिक्सिंग में देखो मैंने एक सीमेंट कार्टेल का भी एग्जांपल लिया। जैसे हम कोचिंग वालों ने प्राइस फिक्स कर लिया, सीमेंट वाली कंपनी, एयरलाइन वाली कंपनियों का भी कार्टेल हो सकता है कि सीमेंट इतने में ही बेचेंगे पर बैग। एयरलाइन वाली कंपनी डिसाइड कर सकती कि इस रूट से लेके इस रूट का आपको इतना ही प्राइस रखना है। दैट्स अ प्राइस फिक्सिंग हॉरिजॉन्टल लेवल पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अब कहता है भाई साहब देखो एग्रीमेंट आप किसको बोलोगे, तो बोले देखो एग्रीमेंट इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड करेगा कोई भी एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो इंप्लाइड क्यों ना हो, बिना बोले क्यों ना हो, एक्शन इन कॉन्सर्ट, हम सब मिलके, कॉन्सर्ट मतलब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, सबने एक प्राइस कर ली, चाहे वेदर और नॉट इन राइटिंग, राइटिंग में हो चाहे ना हो, मतलब ओरल भी है और सर्कमस्टांसेस देख के समझ में आ रहा है कि आपने वर्बली डिसाइड कर लिया कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव करोगे, चाहे फॉर्मल हो और चाहे लीगली इन्फोर्सेबल का इंटेंशन हो चाहे ना हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने डेफिनेशन पढ़ी ना, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन्फोर्सेबल हो चाहे ना हो, ओरल हो चाहे ना हो, चाहे बोल के हो चाहे इशारों में हो जाए, परिस्थितियां देख के अगर लग रहा है कि आप सब मिलकर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहे हो, उसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे। और एग्रीमेंट बोलेंगे तो एंटी कॉम्पिटिटिव भी, वॉइड भी, हम उसको प्रिवेंट भी करेंगे। इतना खतरनाक इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया है एग्रीमेंट का। फिर अपने को कहता है प्रोडक्शन सप्लाई और फिक्सेशन। जैसे कि मान लीजिए दो कॉम्पिटिटर है, वो एग्री कर रहे हैं कि भाई हम अपने प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाने के लिए ना हम दोनों प्रोडक्शन रोक देते हैं, हम मार्केट में सप्लाई ही नहीं करेंगे गुड्स को। जैसे मान लो दोनों के दोनों प्याज के प्रोड्यूसर है, ओनियन के, दोनों ने डिसाइड कर लिया, स्टेट के अंदर यही दो बड़े प्रोड्यूसर है, यही दो बड़े सप्लायर है, दोनों ने डिसाइड कर लिया भाई साहब प्याज सप्लाई नहीं करेंगे, सप्लाई ही रोक दो। तो डिमांड बढ़ते जाएगी, सप्लाई एकदम कम है तो एकदम से प्राइस बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद जैसे एकदम डिमांड पीक में पहुंच जाएगी तब एकदम औने पौने दाम पे अपन मार्केट में इस ओनियन को लॉन्च करेंगे। तो भाई साहब ये होता है सप्लाई फिक्सेशन। आप अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाने के लिए दोनों एग्री कर ले रहे हो, सप्लाई करना ही मत। हॉरिजॉन्टल लेवल पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, कंपटीशन एक्ट इसको प्रिवेंट करके वॉइड कराएगा और आपसे सप्लाई तुरंत करवा के लेगा। अलोकेशन ऑफ मार्केट शेयर,
वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई आपने देखा होगा, अजय देवगन सारे ड्रग डीलर को बैठाता है, कहता है जब दोस्त बन के काम हो सकता है तो दुश्मनी क्यों करना, क्यों हम लड़ रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे के ड्रग डीलर को मार रहे हैं, अपना अपना एरिया बांट लो कि इस एरिया में ड्रग तुम सप्लाई करोगे, उस पे तुम सप्लाई करोगे, इसमें तुम सप्लाई करोगे, मैं समुंदर से ड्रग का स्मगलिंग कर लूंगा। आप अपना अपना एरिया ले लो, क्यों एक दूसरे को मार रहे हो कि मेरी एरिया में तू मत आना, ये मत करना, पूरा मुंबई आपको क्यों चाहिए, मुंबई बहुत बड़ा है, अपना अपना एरिया डिवाइड कर लो, कोई भी आपके एरिया में दखल अंदाजी नहीं करेगा, दोस्ती करवा देता है। यानी कि आपने अपने अपने शेयर बांट लिए, मार्केट शेयर अपना बांट लिया, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर क्या है, एक प्रकार का एंटी कॉम्पिटिटिव है। आप बोलोगे अरे सर ये तो स्मगलिंग वाला मार्केट, वे तो वैसे ही वॉइड है, आप इस पे लीगल प्रोडक्ट ले लो ना। मान लीजिए जिम वाले लोग आपस में मिल गए कि भाई तेरे एरिया के जिम में कोई आएगा तो तू उसका मेंबरशिप लेना ही मत, मेरे एरिया में अगर कोई आएगा, मतलब भाई मेरा मेरा एक एरिया है, मेरा अर्जुन छाबड़ा का, मेरे एरिया का बंदा कोई दूसरे जिम में अगर जाना चाहता है, मैंने बोल दिया दूसरे जिम वाले को मेरे एरिया वाले को तू नहीं लेगा, तेरे एरिया वाले को मैं नहीं लूंगा, अपना अपना मार्केट शेयर बांट लिया है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहे हो, कंज्यूमर की मर्जी, जहां जाना है वहां जाएगा, भाई तुम कैसे मार्केट बांट लोगे उसका। बिड रिगिंग का मतलब ये होता है कि भाई देखो सरकार टेंडर निकालती है कि भैया हमको 5 किलोमीटर की रोड बनानी है, अब 5 किलोमीटर की रोड बनानी, सारे कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, बिड लगाते हैं कि हम इतने प्राइस में आपको रोड बना के दे देंगे, सरकार उसको टेंडर देती जो सबसे कम दाम पे बेस्ट रोड बना के देगा। अब जितने कॉन्ट्रैक्टर है सब ने आपस में कार्टेल बना लिया कि इससे ऊपर कोई बिड करेगा ही नहीं, इसको सेम लेवल पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसका नाम है बिड रिगिंग। अब पॉइंट टू बी नोटेड, सीसीआई को कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, सीसीआई को सिर्फ सरकमस्टेंसेस दिखनी चाहिए कि यहां पे दाल पे कुछ काला है, वो तुरंत एक्शन ले लेगा आपके ऊपर, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे आपने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं किया। अब वर्टिकल लेवल पे देखते हैं, वर्टिकल ऐसे आता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे आता है, यानी कि वर्टिकल पे आप सेम लेवल पे नहीं हो सर, अलग अलग लेवल पे आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहे हो। जैसे कि मान लो टाई इन एग्रीमेंट, टाई इन एग्रीमेंट का मतलब क्या है, अगर आप मेरे पास आ रहे हो गैस सिलेंडर लेने के लिए, मैं कहता हूं गैस सिलेंडर आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे से स्टोव खरीदोगे, स्टोव यानी कि चूल्हा खरीदोगे जिस पे खाना पकाया जाता है, वो खरीदोगे तो ही गैस मिलेगा। अब देखो टाई इन एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इस पे है, अगर इस टाई इन एग्रीमेंट करने की वजह से अगर कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आता है मार्केट के अंदर तो तकलीफ है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं, जैसे मैं पहले सीएस को भी पढ़ाया करता था, अभी मैं कोविड के बाद से सीएस वालों को पढ़ाना छोड़ा हूं, तो मैं वहां पे ऐसे करता था कि भाई मैं ग्रुप 1 में कंपनी लॉ पढ़ाता था और ग्रुप 2 में इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ पढ़ाता था। तो मैं कहता था भाई मेरा कंपनी लॉ लेना है तो ग्रुप 2 का ईबीसीएल भी लेना पड़ेगा तो ही मैं कंपनी लॉ आपको दूंगा, ये टाई इन एग्रीमेंट था। अब मेरे इस टाई करने से कोई मार्केट में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बस मेरे को अपने दोनों प्रोडक्ट बेचने थे एक प्राइस पॉइंट में, इसलिए मैं किया था। तो अगर आपके इस टाई इन एग्रीमेंट करने से मार्केट में गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उसको एंटी कॉम्पिटिटिव मान के हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ठीक है सर। अब कहता है देखो दोस्तों, अब जैसे यहां पे दो भेलपूरी वाले शॉप है, वो एग्री कर रहे हैं कि भाई एक भेलपूरी बेच रहा था 25 में, अब कहता है देखो दो भेलपूरी वाले थे, एक 25 में बेच रहा था, तो अब वो एग्री करते हैं कि भाई एक जने 15 में बेचेगा दूसरा 20 में बेचेगा, इस पे क्या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होगा रे बाबा, इस पे घुसेगा सीसीआई? बिल्कुल नहीं, ठीक है सर। अब जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव सप्लाई वर्टिकल के अंदर, जैसे कि मान लीजिए जहां से मैं अपना नोट्स प्रिंट कराता हूं उसको मैं, मतलब सबसे बड़ा धंधा उसको मैं ही देता हूं, यानी कि मेरी जितनी बुक्स प्रिंट होती है, बराबर है क्या, यानी कि उसके 100% के टर्नओवर पे 80% का टर्नओवर मेरा है, मैं उसका सबसे बड़ा कस्टमर हूं। अब मैं उसको बोलता हूं भाई साहब देख, तेरे को अगर मेरे से कंटिन्यूसली काम चाहिए तो तू किसी और का काम नहीं लेगा भाई, तू सिर्फ और सिर्फ मेरा काम लेगा, तू किसी और की बुक प्रिंट करेगा मैं तेरे को काम देना ही छोड़ दूंगा। एक्सक्लूसिव सप्लाई, तो सिर्फ मेरे को प्रिंट करके देगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल लेवल पे एक टीचर एक प्रिंटर को जो नीचे लेवल का है उसको चमका रहा है, उसको ये चमका रहा है
कहता है भाई साहब मैं मेरा काम ले लूंगा अगर तू किसी और का काम लेगा। वर्टिकल लेवल पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? हो सकता है मुझे पता चला कि मेरा कॉम्पिटिटर भी वहीं से प्रिंट कराने लग गया, मेरे को देखा देखी, मैं नहीं चाहता अच्छी बेस्ट क्वालिटी की प्रिंटिंग मेरे कॉम्पिटिटर को मिले। मैं बोल दिया मैं मेरा हाथ खींच लूंगा भाई साहब अगर तू उसको सर्विस देगा तो। एक्सक्लूसिव सप्लाई वाला वर्टिकल लेवल वाला एंटी कॉम्पिटिटिव है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कि तू सिर्फ मेरा प्रोडक्ट बेचेगा, सिर्फ मेरा प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है, कहता है सर मेरे को आपका लॉ का प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे लिस्ट करना है। तो मैंने कहा भाई अगर लॉ का प्रोडक्ट वेबसाइट में लिस्ट करना है तो तेरी वेबसाइट में और भी लॉ के फैकल्टी है, उन सबको हटा तो ही मैं तुझे अपना लॉ का प्रोडक्ट लिस्ट करने दूंगा। होता है ना अलग अलग आजकल वेबसाइट वाली एजेंसी होती है कि हम आपको इसका लेक्चर दिला देंगे, उसका लेक्चर दिला देंगे। तो मैं उसको बोल दिया कि भाई बाकी वालों को हटा और मेरे को रख तो ही मैं तेरे को अपना प्रोडक्ट दूंगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। बाकियों को हटा तो मैं आऊंगा तेरे पास। इसको वर्टिकल लेवल पे एंटी कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, भाई बोल रहा हूं ये लो 30 रुपए का होलसेल में प्राइस दिया, एमआरपी 50 रुपए की है, मैं उसको बोल रहा हूं सुन 35 रुपए के ऊपर नहीं बेचेगा। अरे जब एमआरपी 50 रुपए की है, 30 रुपए में आप उसको दे रहे हो, अब वो 31 में बेचेगी, 50 में बेचेगी, 45 में बेचे, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम इतने में बेचोगे? उसकी मर्जी है ना। ठीक है सर, इसको वर्टिकल लेवल पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को रीसेल प्राइस मेंटेनेंस वाला सौदा बोलते हैं। रिफ्यूजल टू डील, मैंने बोल दिया है सारे कोचिंग एकेडमी हमने डिसाइड कर लिया है कि भैया तुम्हारे एरिया वाला बंदा आएगा मेरे पास आएगा, मैं उसका एडमिशन ही नहीं लूंगा। जैसे जिम वाले को बोल दिया था रिफ्यूजल टू डील, आएगा मेरे एरिया वाला बंदा उसका एनरोलमेंट लेना ही मत तेरे जिम में, रिफ्यूजल टू डील। वर्टिकल लेवल पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, समझा सर? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां तक की चीजें हुई। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर कंपटीशन का? तो कहता है देखो हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करना है, इकोनॉमिक डेवलप करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, स्मॉल ट्रेडर को भी प्रोटेक्ट करना है और सीसीआई को स्टैब्लिश करना है। अब कहता है एक्विजिशन का मतलब क्या है, क्योंकि जब मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तब एक्विजिशन का वहां पे शब्द आएगा। तो बोले जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स और वोटिंग राइट का क्या रख लेते हो, कंट्रोल, मैनेजमेंट में कंट्रोल ले लेते हो, तो आपको बोला जाता है कि आपने उस कंपनी को क्या कर लिया, एक्वायर। ठीक है। कार्टेल का मतलब क्या होता है? कहता है सर एक एसोसिएशन है, चाहे वो प्रोड्यूसर का हो, चाहे वो सेलर का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर का हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर का हो। सर प्रोड्यूसर का मतलब क्या? जैसे ये ओनियन वाला एग्जांपल दिया, बोले भाई सप्लाई करो ही मत, आपने कार्टेल बना दिया। सेलर का मतलब क्या? मैं लेक्चर सेल कर रहा हूं, हमने एक कार्टेल बना लिया कि भाई इतने से कम दाम में बेचेंगे ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या? जिसके थ्रू हम अपने गुड्स बेचते हैं। जैसे कि जो वेबसाइट वाला बोला, वेबसाइट वाले को बोल दिया और किसी को लिस्ट मत करना भाई, सिर्फ मेरे को ही लिस्ट कर और मेरी ही टीम को लिस्ट कर बाकी सब्जेक्ट के लिए। इसको बोलते हैं हमने कार्टेल बना लिया। सर्विस प्रोवाइडर कार्टेल बना लेते हैं। लॉयर्स ने आपस में अपनी एक टीम बना ली कि बोले भाई 50,000 के नीचे कोई केस लेंगे नहीं, चाहे कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो, 50,000 के नीचे जाएगा ही नहीं मामला। इसको बोलते हैं कार्टेल, जो अपने चीजों को लिमिट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, प्राइजेस को रेगुलेट कर रहे हैं, दैट्स अ कार्टेल। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब कंज्यूमर को दो हिस्सों पे बांटा है। कंज्यूमर कौन कहलाएगा? बहुत बढ़िया डेफिनेशन है कंज्यूमर का, ध्यान से समझना। गुड्स के लिए कंज्यूमर के लिए एक अलग डेफिनेशन दिया है, सर्विस के लिए अलग दिया है। सुनिएगा, पहले मैं गुड्स के लिए पढ़ रहा हूं। कहता है चंटू नाम का एक बंदा है जो मेरी किराना दुकान से सोप खरीद के गया है। क्या चंटू कंज्यूमर कहलाएगा? बिल्कुल। अब चंटू का उसी साबुन को बंटू यूज कर रहा है। चंटू से पूछ के बोले यार तेरा साबुन यूज कर लूं क्या? बंटू भी साबुन यूज कर रहा है, इधर उधर लगा रहा है। बंटू भी कंज्यूमर कहलाएगा जो ओरिजिनल बायर की परमिशन से उस गुड्स को यूज कर रहा है। कल को बंटू को उस गुड्स को यूज करने से, सोप लगाने से रैशेस हो गए, उसकी एलर्जी हो गई उसके अंदर, वो सोप कंपनी के खिलाफ और मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। तो कहता है देखो कंज्यूमर कौन है? तो कहता है एनी पर्सन जो गुड्स खरीद रहा है कंसीडरेशन के लिए। तो कौन खरीदा? चंटू। या प्रॉमिस कर रहा है, चंटू बोलता है उधार पे गुड्स लेके गया, प्रॉमिस किया पैसे दे दूंगा, या आधा पैसा दिया और कहता है आधा बाद में दूंगा, या तो हायर परचेस पे लेके गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसा दिया, पैसे के लिए प्रॉमिस किया, आधा दिया आधा बाद में दूंगा बोला, या हायर परचेस में लेके गया, वो कंज्यूमर कहलाएगा। और कहता है इंक्लूड करेगा उस यूजर को ऑफ सच गुड्स अदर देन सच पर्सन हु बाइज द गुड्स, यानी कि बंटू जो कि उस गुड्स को यूज कर रहा है बायर की परमिशन से, उसको भी बोलेंगे। तो लिखा है प्रोवाइडेड सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, यानी कि चंटू की परमिशन से अगर बंटू सोप यूज करता है वो भी कंज्यूमर है। अब कहता है भले आपने इस सोप को खुद के लिए लिया हो,
रीसेल पर्पस के लिए लिया हो, कमर्शियल पर्पस के लिए लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गुड्स को खरीदा किस इंटेंशन से है। आपने खरीदा और आपकी परमिशन से कोई और उसको यूज कर रहा है, वो भी कंज्यूमर, आप भी कंज्यूमर। पर्पस डजंट मैटर कि किस पर्पस से आपने उस गुड्स को खरीदा है। अब कहता है अगर हम सर्विस की बात करें तो किसको कंज्यूमर बोलेंगे? तो कहता है ऐसा कोई भी पर्सन जो हायर कर रहा है या अवेल कर रहा है सर्विस फॉर कंसिडरेशन। अब पैसा आपके पेरेंट्स ने पे किया है इस गुड्स के लिए, इस डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, इन क्लासेस के लिए, लेकिन बेनिफिशियरी भी इंक्लूड होगा, स्टूडेंट भी इंक्लूड होगा। यानी कि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति ने उन सर्विसेज के लिए पैसा दिया सिर्फ वही कंज्यूमर है। आपके फादर मदर भी कंज्यूमर है क्योंकि उन्होंने पैसे पे किया है, लेकिन बेनिफिट कौन ले रहा है? स्टूडेंट, यानी कि आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो बेनिफिशियरी को भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहा है जिससे उस सर्विस का फायदा हो रहा है। इट मे बी अवेल्ड फॉर पर्सनल पर्पस और कमर्शियल पर्पस, पर्पस डजंट मैटर। आपने पैसे पे किए सर्विस के लिए, आप भी कंज्यूमर हो। इस सर्विस से जिसको फायदा हो रहा है, स्टूडेंट को फायदा हो रहा है, वो भी कंज्यूमर है। ठीक है सर। अब जैसे मैंने आपको बताया था एंटरप्राइज में कौन आएगा? कंपनी हो गया, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनजीओ तक भी इसके अंदर आ रहा है। यानी कि ये लोग भी कल को अगर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रकार का कोई एग्रीमेंट करते हैं, कंपटीशन एक्ट इन सबके ऊपर लगेगा। सबसे अच्छी बात, गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो वो भी इसके अंदर कवर है। यानी कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी अगर किसी प्रकार की एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या कार्टेल बना रहा है या अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, जैसे रेलवे है, उनके ऊपर भी एक्ट लगेगा। तो कहता है ये सारे लोग जो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल और गुड्स और सर्विस में, इन सब के ऊपर ये कानून लगता है। तो अगर जहां जहां वर्ड यूज करेगा कि इंटरप्राइज अगर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहा है तो इंटरप्राइज में सब आएंगे। लेकिन सुनना, अब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है तो बोले क्यों भाई गवर्नमेंट अकेले क्यों टैक्स करेगी भैया कलेक्ट, कंपटीशन होना चाहिए, हम भी करेंगे। आरबीआई नोट प्रिंट कर रही, बोले आरबीआई अकेले क्यों करेगी भैया, मोनोपोली चल रहा है, हम भी प्रिंट करेंगे। बोले ये लोग बम, गोला बारूद बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, बोले कंपटीशन भैया हम भी बना के लेंगे। अरे भाई कुछ चीजें मोनोपोली पे ही अच्छी लगती है। कल को मान लो सरकार बोलती है कि तुम हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर हो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, सिर्फ हमको ही न्यूक्लियर बम सप्लाई करना, तो तुम ये बोलोगे ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है? नहीं भाई साहब, ये देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ऐसा जब गवर्नमेंट अपने सोविन फंक्शन एक्सरसाइज कर रही, इंडिपेंडेंट फंक्शन जैसे टैक्स कलेक्ट करना, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस हो गया, इन सारी चीजों के अंदर सरकार इस स्कोप से बाहर हो जाएगी, ये कोई एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हुई। अब मैं आपको लेके चलता हूं फटाफट, जब कॉम्बिनेशन रेगुलेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या क्या पर्पस है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रिवेंट करना, डोमिनेंस के अब्यूज को प्रिवेंट करना और कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना। जब आप इन सारी चीजों को कंट्रोल पे लाओगे डेफिनेटली कंपटीशन प्रमोट होगा। कोई डोमिनेंस का अब्यूज नहीं कर पा रहा है तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। मोनोपोली नहीं रहेगी तो स्मॉल ट्रेडर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो जो जो सारी चीजें बोला उस पे एक बच गया। एंटी कॉम्पिटिटिव हमने डिस्कस कर लिया, डोमिनेंट पोजीशन डिस्कस कर लिया जिस पे रेलवे और माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉम्बिनेशन के बारे से कि सर कॉम्बिनेशन क्या है और कॉम्बिनेशन को रेगुलेट कैसे करता है कौन? सीसीआई, क्योंकि सीसीआई इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी और उसकी लिमिट्स क्या चेंज हुई है, पहले क्या थी उसको भूल जाओ, अब उसकी क्या लिमिट है वो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो कहता है देखो दोस्तों, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, मैं उस कॉम्बिनेशन का एग्जांपल भी दूंगा। सीसीआई हर मर्जर को, हर कॉम्बिनेशन को रेगुलेट नहीं करेगा। सीसीआई विल रेगुलेट दोज मर्जर विच क्वालिफाइज टू बी अ कॉम्बिनेशन। लिमिट दी है कि इतना होगा तो कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सर बताइए वो लिमिट क्या है? आइए, यही वो लिमिट है, अमेंडेड लिमिट, जो मेरे को आपको बतानी है। पहले जो लिमिट आपने पढ़ी थी आप उसको भूल जाओ, ये है नई वाली लिमिट। अब सर ये क्या है मुझे बताइए, अभी एक सेकेंड में बता देता हूं, बात को सुनिएगा। कहता है देखो दोस्तों, दो एंटरप्राइज के बीच में मर्जर हो रहा है, दोनों एंटरप्राइज इंडियन एंटिटी ही हैं। तो अगर दोनों एंटरप्राइज इंडियन एंटिटी दोनों का मर्जर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कब सीसीआई इसको रेगुलेट करेगा, कब दखल अंदाजी करेगा सीसीआई कि मैं तुम्हारा ये मर्जर होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा ये अमलगमेशन होने नहीं दूंगा? तो कहता है दोस्तों सुनो, अगर इंडियन एंटरप्राइज और इंडियन एंटरप्राइज है, इंडिया के ही अंदर दोनों का मर्जर हो रहा है, तो इनका कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट असेट का, यानी कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो अगर इनकी असेट
मोर देन ₹2500 करोड़ होगी, बस सीसीआई इसको रेगुलेट करेगा। अगर इनका टर्नओवर, चलो असेट को छोड़ दो, बीच में क्या लिखा है और, अगर इनका टर्नओवर, असेट छोड़ दो, असेट 2500 करोड़ से ज्यादा नहीं हुई, ये ट्रिगर ही नहीं हुआ, अगर इन दोनों के मिलने से इनका टर्नओवर 7500 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो भी सीसीआई इनको रेगुलेट करेगा। चलो ये छोड़ो, कंबाइंड ग्रुप अमाउंट है, ग्रुप अमाउंट का मतलब होता है ना कि एक कंपनी, उसके अंदर 4 सब्सिडरी कंपनी है, दूसरी कंपनी उसकी 4 सब्सिडरी कंपनी, अब आप दोनों मिलोगे तो एक ग्रुप हो जाएगा ना, इसका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप। पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे थे, देखो यहां पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल, लेकिन अब आप किस पे हो, ग्रुप में, दोनों की अपनी अपनी सब्सिडरी है, आप लोग होल्डिंग हो, आप दोनों मिल रहे हो, दोनों इंडिया के ही हैं। तो कहता है ग्रुप अगर कंबाइन करें तो अगर मोर देन 10,000 करोड़ असेट हो रहा है, या चलो असेट नहीं हो रहा है, मोर देन 30,000 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर हो रहा है, तो आप कॉम्बिनेशन कहलाओगे और इस कॉम्बिनेशन को सीसीआई रेगुलेट करेगा। अगर आप इस लिमिट के अंदर हो, आप कॉम्बिनेशन नहीं कहलाओगे, सीसीआई आपको रेगुलेट नहीं करेगा। तो सर ये अलग अलग देखना है क्या? अरे अलग अलग नहीं भाई, अगर ग्रुप का हो रहा है तो ग्रुप का देख लो, इंडिविजुअल का हो रहा है इंडिविजुअल का देख लो। अब एक कंपनी, दो कंपनी, ये अकेले अकेले इंडिविजुअल कंबाइन हो रहे हैं, इसको देख लो भाई साहब। अगर इन दोनों में बैठ रहा है या असेट या टर्नओवर पे, इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे, रेगुलेट करेंगे। सर ग्रुप ग्रुप दोनों मिल रहे हैं सर, तो ये नीचे वाला देख लो कि ग्रुप ग्रुप है, या तो असेट देख लो या तो टर्नओवर देख लो। इजी है, बड़ा इजी है। देखो यहाँ पे 2500 करोड़ है, यहाँ पे 7500 करोड़ है, अगर इंटू 3 कर दोगे तो बात बन जाएगा। तो 2500 करोड़ इंडिविजुअल के असेट के लिए है, टर्नओवर का इंटू 3 कर दो तो 7500 करोड़। कंबाइन ग्रुप में यहाँ पे 10,000 करोड़ से ज्यादा बोला है, अगर आप कर दोगे इंटू 3 तो 30,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं सर, दोनों इंडियन नहीं है, एक इंडियन इंटरप्राइज है और एक फॉरेन इंटरप्राइज है सर। अब क्या होगा? तो कहता है अगर इंडियन इंटरप्राइज है और एक फॉरेन इंटरप्राइज है, दोनों इंडिविजुअल है, यानी कि एक इंडिया की कंपनी एक फॉरेन की कंपनी, इंडिविजुअल, नो ग्रुप इन्वॉल्व, तो कहता है भाई साहब अगर ये दोनों कंबाइन होके इनका असेट मोर देन 1.25 बिलियन जा रहा है वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरा मिला के, लेकिन इंडिया में कम से कम 1250 करोड़ की असेट होनी चाहिए। यानी कि सर जब एक इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी दोनों का मर्जर हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा? जब दोनों का असेट मिला के मोर देन $1.25 बिलियन होगा और इंडिया में असेट कम से कम 1250 करोड़ होनी चाहिए। 1250 करोड़ इंडिया में होना ही मांगता। सर मान लीजिए दोनों का मिला के $1.25 बिलियन हो रहा है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 1000 करोड़ का ही हो रहा है सर, कम से कम 1250 बोला था, तो आप कॉम्बिनेशन नहीं कहलाओगे, आप बाहर हो जाओगे इसके रेगुलेशन से। आप दोनों मिलोगे, फॉरेन वाला और इंडिया वाला, दोनों का मिलाकर असेट, टोटल असेट $1.25 बिलियन होगा, और कम से कम इस $1.25 बिलियन में उतना असेट इंडिया में होगा जिसकी कीमत कम से कम 1250 करोड़। इंडिया में आपका असेट कम से कम 1250 करोड़ होना चाहिए, यानी कि आपका पूरा मिला के 1.25 बिलियन हो गया, इस पे इंडिया में कम से कम 1250 होना चाहिए। अब यही अगर आपका टर्नओवर देखें कि असेट आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो टर्नओवर मोर देन $3.75 बिलियन, जिसमें इंडिया में कम से कम 3750 करोड़ होना चाहिए। ये तो हो गई सर इंडिविजुअल की बात, जब एक इंडिया का कंपनी और एक फॉरेन की इंडिविजुअल कंपनी है। मान लो सर इंडिया की ग्रुप कंपनी और फॉरेन की ग्रुप कंपनी आपस में मर्ज कर रही है, तो कहता है भाई साहब मोर देन $5 बिलियन असेट जब ग्रुप का हो रहा है, जब ग्रुप हो रहा है तो मोर देन 5 बिलियन, मोर 5 बिलियन नहीं, 5 बिलियन से ज्यादा, और इंडिया में वही 1250 करोड़ की असेट इंडिया में होनी चाहिए, और वापस से इंटू 3 कर लो तो 15 बिलियन रहेगा। कहां पे? टर्नओवर की बात है, यानी कि जब आपकी इंडिया की ग्रुप कंपनी और फॉरेन की ग्रुप कंपनी मिल रही है, टर्नओवर मोर देन 15 बिलियन चाहिए, जिसपे कम से कम 375 करोड़ कहां पे चाहिए? इंडिया पे चाहिए। आई होप आपको ये लिमिट समझ में आ गई है, आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना, ये आपको क्लियर हो जाएगी। अब मैं वापस से आता हूं यहां पे, मुद्दा कहता है सर तो सीसीआई किसको रेगुलेट करेगी? जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया उनको, अगर असेट, टर्नओवर, इंडिविजुअल जहां पे भी फंस रहा है, इनको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या होगा सर इसके बाद ये बताइए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स,
चाहे इंडिविजुअल एंटिटी हो इंडिया की और फॉरेन की, चाहे ग्रुप एंटिटी हो इंडिया की और इंडिया की, या इंडिया की फॉरेन की, वो जिस भी लिमिट में फंसेंगे, अगर इन सारी लिमिट में किसी भी लिमिट में आप फंस रहे हो, असेट पे, टर्नओवर पे, इंडिविजुअल पे, कंबाइन पे, तो जैसे ही ये दो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होगा मर्जर अमलगमेशन का, या जैसे ही इनके कंपनी में बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा कि हाँ भाई हम ऐसा मर्जर करना चाह रहे हैं, हम ऐसा कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं, और ये लिमिट को ट्रिगर कर रहा है, जैसे ही आपने रेजोल्यूशन पास किया या आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और आपको दिख रहा है कि भैया ये कंपटीशन एक्ट में जो लिमिट बताई है उसको ट्रिगर करने वाला है, क्योंकि असेट और टर्नओवर तो आपके सामने ही रहेंगे, तो कहता है इस परिस्थिति के अंदर इफ द पार्टीज मर्जिंग टुगेदर, जो दोनों पार्टी मर्ज कर रहे हैं, ये रीच कर जाते हैं अबव थ्रेशोल्ड लिमिट जो मैंने आपको बताया, देन इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और 30 दिन के अंदर, जब से आपकी कंपनी में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है या जब से आप दोनों कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए होंगे, वहां से 30 दिन के अंदर आपको सीसीआई को बताना है, सीसीआई वो हमारा ना कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे आपने अपने एक्ट में बताया ना वैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, और उस पर लिखा था 30 दिन में आपको बताना है, तो ये देखो हम आपको बता रहे हैं। अब बताओ क्या करना है, हमको कॉम्बिनेशन करने दोगे कि नहीं करने दोगे? तो सीसीआई जो है वो शो कॉज नोटिस देगा डायरेक्टर जनरल को, बताया था ना डायरेक्टर जनरल सीसीआई को असिस्ट करता है, डायरेक्टर जनरल को नोटिस देगा, सारे पार्टीज को नोटिस देगा, ये जो दोनों पार्टी मिल रही है कि बताओ तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी क्यों ना कंडक्ट की जाए, तो पार्टीज रिप्लाई करेंगे कि सर किस बात की इंक्वायरी, हम दोनों मर्ज हो रहे हैं सर, और कम दाम में अच्छी मेडिसिन बना के देंगे सर, और कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट देंगे सर, हम कोई मोनोपोली क्रिएट करने के लिए नहीं बन रहे सर, हम कोई एंटी कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं बन रहे सर, हम छोटे प्लेयर को खदेड़ने के लिए नहीं बन रहे सर, हम तो सर भलाई के लिए बन रहे हैं कि बड़े हो जाएंगे तो मास प्रोडक्शन करेंगे, कम दाम पे अच्छी सुविधाएं देंगे सर, निश्चिंत रहिए। ऐसा आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, तब तो आपके कॉम्बिनेशन को अप्रूव किया जाएगा। तो कहता है देखो सीसीआई क्या करेगा, रिसीट करेगा रिप्लाई, किससे? डायरेक्टर जनरल से भी और ये दोनों पार्टी से भी। अगर सीसीआई को लगता है कि नहीं भाई साहब इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन में, तुम दोनों मिल जाओगे और एकदम कम दानों में, शुरुआत में तो तुम जानबूझ के एकदम कम प्राइस में सारे अच्छे प्रोडक्ट दोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्राइस को कोई मैच नहीं कर पाएगा, बेचारे छोटे प्लेयर को तुम ऐसे ही खदेड़ दोगे, जैसे ही छोटे प्लेयर बाहर हो जाएंगे तुम साला इसी प्राइस को बढ़ा के 2 गुना कर दोगे, हमको यही डाउट लग रहा है तुम्हारे ऊपर। तो सीसीआई को लग रहा है इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन में, सीसीआई बोलेगा 7 दिन के अंदर आप इस कॉम्बिनेशन का पूरा पब्लिकेशन करो न्यूज़पेपर पे। क्यों सर? अब जो छोटे प्लेयर होंगे जैसे ही उनको पता चलेगा अरे भाई साहब इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, हमको तो बाहर कर देंगे ये लोग, इनका इंटेंशन सही नहीं है, ताकि पब्लिक में जाए और अफेक्टेड पार्टी सीसीआई को आके ऑब्जेक्ट कर सके कि सीसीआई देखो ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन को मत होने देना, आप जैसा सोच रहे हो ना ये वैसे ही करेंगे, पहले कम प्राइस रखेंगे, हमको बाहर करेंगे फिर डबल कर देंगे। तो अगर सीसीआई को लगता है कि भाई साहब इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, सीसीआई इन पार्टीज को बोलेगा कि तुम पब्लिकेशन करो। सर सीसीआई कब बोलेगा? पहले सीसीआई डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट देखेगा, आपके रिप्लाई को सुनेगा, वहां से अगर सीसीआई को लगता है कि इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, वहां से 7 दिन में वो आपको डायरेक्ट करेगा सीसीआई कि आप इसका पब्लिकेशन करो न्यूज़पेपर में। अब कंपनी को कितने समय में, एंटरप्राइज को कितने समय में ये पब्लिश करना है? तो कहता है ये जो पार्टी है सीसीआई के ऑर्डर से 10 दिन में आप इसका पब्लिकेशन करोगे, पूरे जनहित में जारी करोगे कि भैया हमारा कॉम्बिनेशन हो रहा है और हमारा मर्जर हो रहा है। तो जितने भी इंटरेस्टेड पार्टी होंगे, इंटरेस्टेड पार्टी यानी कि ये जो छोटे प्लेयर होंगे, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन लेना है तो पब्लिकेशन से 15 दिन के अंदर वो सीसीआई को अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करेंगे। अब सीसीआई क्या करेगा? जैसे ही सबका ऑब्जेक्शन आया, सबने यही बोला कि सर इनका कॉम्बिनेशन मत होने दीजिएगा, अब सीसीआई वापस से आपसे पूछेगा दो भाई और एडिशनल इंफॉर्मेशन दो। ये लोग तो वही बोल रहे जो मैं सोच रहा था, अब आप इनके लिए इंफॉर्मेशन दो कि कैसे आप लोग भविष्य में जाके एडवर्स इफेक्ट नहीं करोगे। अब ये वापस से जो पार्टी लोग हैं, जैसे सीसीआई इनसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, इनको 15 दिन के अंदर फिर से अपनी सफाई पेश करनी है। तो देखो लिखा है सीसीआई विल कॉल एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इन नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज कहां से? सर देखो पब्लिकेशन किया, पब्लिकेशन से 15 दिन इंटरेस्टेड पार्टी ऑब्जेक्ट करेंगे, 15 दिन में ऑब्जेक्शन आ गया, अब सीसीआई इनसे अगले 15 दिन के अंदर बोलेगा भाई अब आप अपनी सफाई पेश करो।
तो यानी कि सर सीसीआई के पास एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगने के लिए भी 15 दिन है और पार्टीज को इंफॉर्मेशन देने के लिए भी 15 दिन है। देखो, सीसीआई विल कॉल फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इन नेक्स्ट 15 डेज फ्रॉम द पार्टी और हु शैल फर्निश सच इंफॉर्मेशन विद इन 15 डेज। यानी कि सीसीआई के पास सबका ऑब्जेक्शन आया, सीसीआई ने बोला भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये सीसीआई कितने दिन में बोलेगा? 15 दिन में। और जब बोलेगा वहां से 15 दिन पार्टी के पास है कि आप भी 15 दिन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दो, दोनों के पास 15 दिन है। ठीक है, अब सीसीआई के पास सारी जानकारी आ गई, रिप्लाई भी आ गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ गए। अब सीसीआई 45 डेज के अंदर, जब से इनको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली सीसीआई को, वहां से 45 डेज के अंदर इसको डिस्पोज करेगा। डिस्पोज यानी कि भैया ये अप्रूव करना है कि नहीं करना है। और जब वो डिसाइड करेगा तो ये देखेगा कि क्या ये कंपटीशन, क्या ये कॉम्बिनेशन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट देगा मार्केट में। तो इसके लिए ये फैक्टर को देखेगा कि भैया किस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो रहा है। बहुत बड़े लेवल पे कॉम्बिनेशन हो रहा है जिससे छोटे प्लेयर खदेड़ेंगे तो मना कर देगा। नेचर ऑफ सब्सटीट्यूट अवेलेबल, अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो मार्केट में और कौन कौन से सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। अगर बहुत सारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उल्टा कंज्यूमर के लिए अच्छा हो जाएगा तो कर देगा, नहीं अवेलेबल है छोड़ देगा। डिग्री ऑफ इंपोर्ट अवेलेबल, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या सस्ते पे इंपोर्ट से भी अवेलेबल हो रहा है बाहर से। अगर इंपोर्ट से अवेलेबल हो रहा है तो फिर तो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग अगर महंगे दाम में देंगे तो लोग इंपोर्ट करने लग जाएंगे। ये सारे फैक्टर को एंट्री बैरियर, एंट्री बैरियर का मतलब जैसे क्या, आज रिलायंस जियो है, मान लो वो रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो बचे कुचे सबका मर्जर हो रहा है। तो आप खुद सोचो, जब ये बचे कुचे लोग किसी एक बड़े जाइंट के साथ मर्ज हो जाएंगे, रिलायंस के साथ, किसी को एंट्री लेने देगा रिलायंस? भाई हर जगह टावर लगवाने पड़ते हैं, ऑफिसेस लगाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एंट्री खत्म हो जाएगी भाई। एंट्री में बैरियर लग जाएगा टेलीकम्युनिकेशन के रास्ते पे। तो देखेंगे कि इनके मर्जर में इनोवेशन क्या हो रहा है, एंट्री बैरियर क्या है, इन सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए सीसीआई डिसाइड करेगा कि भैया इनके कॉम्बिनेशन को अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, या अप्रूव भी करना है तो किन्हीं शर्तों के साथ करना है। जैसे दो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये दोनों कोई 7 मेडिसिन ऐसे बनाते हैं जो और कोई बनाता ही नहीं है, छोटे छोटे प्लेयर हैं, उतना चलते नहीं है। तो या तो ऐसा बोलेगा कि चलो तुम दोनों को हम करने देते हैं, लेकिन ये जो 7 बेसिक दवाई है ना जो बढ़ चढ़ के मार्केट में बिकती है, ये 7 आपको बनाना छोड़ना पड़ेगा, तो हम आपका मर्जर अलाउ कर देते हैं। नहीं तो ये 7 में आपकी मोनोपोली आ गई तो गड़बड़ है। अब वो कंपनी मानेगी तो ठीक है, मर्जर कॉम्बिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ठीक है सर, अब अपन जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के समझ के लेते हैं कि क्या होगा। कहता है देखो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरी ओर। कौन सी ओर लेके चल रहे हैं सर, अभी आपको मैं बता देता हूं। अब जब आपका फाइनली सीसीआई के पास सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गए, अब ऑर्डर आएगा कमीशन का सर्टन कॉम्बिनेशन के ऊपर। कमीशन का मान लो ऐसा ओपिनियन है, सब कुछ कंसिडर करते हुए, हाँ, कि भैया आपके कॉम्बिनेशन में कोई विशेष एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन नहीं है, अप्रूव कर देगा। उनको लगता है सीसीआई को कि कॉम्बिनेशन में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन में है, डायरेक्ट कर देगा कि कॉम्बिनेशन को आप मत करो, मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। रेनबैक्सी सन फार्मा का कॉम्बिनेशन एक बार सीसीआई ने मना किया हुआ है, दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनी कॉम्बिनेशन कर रहे थे, इनका दोनों का मना कर दिया था, रोक दिया था कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इस पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट तो है, लेकिन हम इस एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन करके, कि भाई कुछ प्रोडक्ट तुम नहीं बनाओगे, उस पे हम मोनोपोली हम नहीं देना चाहते। तो वो आपको मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट कर देगा, तो या तो अप्रूव कर देगा, या तो मना कर देगा, या तो मॉडिफिकेशन। अब सर मान लो मॉडिफिकेशन कमीशन ने बताया है, अब मॉडिफिकेशन अगर बताया तो पार्टी या तो मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करेगी, तो कैसे करेगी? अगर एक्सेप्ट करेगी तो भाई साहब 30 दिन के अंदर, यहां पे लिखा है ना प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर आपको वो मॉडिफिकेशन करना है। वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम 30 दिन है। मॉड्यूल में क्योंकि प्रिस्क्राइब लिखा था तो मैंने भी प्रिस्क्राइब लिखा, क्योंकि मॉड्यूल पे टाइम लिमिट नहीं है। पार्टी एक्सेप्ट कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर वो मॉडिफिकेशन कर लो, करवा देंगे तुम्हारा कॉम्बिनेशन, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर पार्टी फेल हो जाती है, 30 दिन के अंदर वो मॉडिफिकेशन को नहीं अपनाती है, डीम्ड एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट माना जाएगा। और इसका मतलब क्या? आपके कॉम्बिनेशन को हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उस पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। लेकिन सर पार्टी खुद ही मॉडिफिकेशन में एक नया मॉडिफिकेशन ला रही है। व्हाट इफ पार्टी डू नॉट एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन?
तो वो पार्टी अगर मॉडिफिकेशन नहीं चाहती, आपने बोला 7 दवाई बनाना बंद कर दो, हम कहते हैं कि 7 में से 5 छोड़ देते हैं, 2 बनाने दो कोई सी। यानी कि अब पार्टी सीसीआई को रिप्लाई कर रही है, आपने 7 दवाई का मॉडिफिकेशन दिया कि इसको मत बनाओ, हम कह रहे हैं हमको सिर्फ 2 बनाने दो। तो पार्टी 30 दिन के अंदर, जब से सीसीआई ने उनको मॉडिफिकेशन बताया है ना, वहां से 30 दिन के अंदर वो इस मॉडिफिकेशन को मान नहीं रहे, वो अपने तरफ से एक मॉडिफिकेशन प्रपोज कर रहे कि हमारा ये मॉडिफिकेशन है, ये हमको करके दे दो, 2 दवाई तो बनाने दे दो। आपने 7 मना किया था, हम तो 2 ही बोल रहे हैं। तो या तो 30 दिन के अंदर आप वो मॉडिफिकेशन को अपना लो, नहीं अपनाओगे तो डीम्ड एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट माना जाएगा। कहता है चलो आप 30 दिन में अपना नहीं रहे हो, आप खुद एक मॉडिफिकेशन दे रहे हो, यानी कि सीसीआई के मॉडिफिकेशन में आप अपना अमेंडमेंट दे रहे हो। तो कहता है आपने अमेंडमेंट दे दिया मॉडिफिकेशन पे, सीसीआई को आपने अमेंडमेंट दे दिया। अब जो सीसीआई है, अगर सीसीआई एग्री कर जाती है उस अमेंडमेंट को कि चलो आपको 2 बनाने दे देते हैं, तो वो अप्रूव कर देगी, चलो अब कर लो कॉम्बिनेशन, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमीशन अगर एग्री नहीं कर रही, बोले नहीं भैया गड़बड़ कर रहे हो तुम, ये 2 भी नहीं देंगे बनाने के लिए, अब पार्टीज को फर्दर 30 दिन मिलेगा। भैया ये लास्ट अब 30 दिन मिल रहा है, अगर हमारा दिया हुआ मॉडिफिकेशन मंजूर है तो कर लो, अगर पार्टी फेल होती है इसको डीम्ड टू हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन माना जाएगा, और डीम्ड माना जाएगा मतलब हम आपके कॉम्बिनेशन को होने ही नहीं देंगे, सीसीआई रोक लगा देगा इस पे। अब सर ऊपर अपन ने एक बात छोड़ी थी, वो बात ये थी स्पेशल नोट। क्या है सर ये स्पेशल नोट? कहता है मान लीजिए जिस दिन से आपने सीसीआई को नोटिस भेजा है कि सीसीआई हम दोनों मिल रहे हैं, हम ना जो आपकी लिमिट है उसको ट्रिगर कर रहे हैं, और उस पे लिखा था कि 30 डेज में आपको नोटिस देना है, तो हम आपको आ गए बताने के लिए देखो क्या करना है। अगर उस दिन से, जिस दिन से आपने सीसीआई को बताया है, कब बताते हो आप? दोनों कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन पास होते हो, या तो वहां से 30 दिन में, या तो आप बताते हो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मर्जर अमलगमेशन का, वहां से 30 दिन में। यस सर। अब सीसीआई वहां से अगर 210 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता, ना कोई मॉडिफिकेशन बोल रहा है, ना अप्रूव कर रहा है, ना तो भाई साहब कुछ आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है सीसीआई आपको जब से आपने सीसीआई को बताया है, तो कहता है if no order is passed by commission on expiry of 210 days from notice given to commission, आप मान लेना सीसीआई आपको डीम्ड अप्रूवल दे रहा है कि हाँ हमको कोई आपत्ति नहीं, कर लो। मतलब ना तो आपको पब्लिकेशन करने बोला, ना तो आपको इंटरेस्टेड पार्टी के ऑब्जेक्शन के लिए कोई इंफॉर्मेशन मांगा, कुछ भी नहीं बोला। जब से आपने नोटिस दिया वहां से 210 डेज एक्सपायर हो गए, सीसीआई का कोई ऑर्डर नहीं आया, मान लेना सीसीआई ने आपके कॉम्बिनेशन को डीम्ड अप्रूवल दे दी है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। यहां पे आके मैं आपको कहता हूं कि आपने कंपटीशन का पहला हिस्सा खत्म कर लिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गए मॉड्यूल के अंदर के पूरे, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में ये टाई इन अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस, रिफ्यूजल टू डील, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन एंड इट्स रेगुलेशन। कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब एक और मोर पर्सन मर्ज या अमलगमेट कर रहे हैं, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर आपको सीसीआई को बताना पड़ेगा, ये लिमिट पुरानी वाली आप इसको मत देखिएगा, मैंने आपको नई लिमिट यहां से पढ़ा दी है बराबर। फिर रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, रेगुलेशन का मतलब क्या है? जैसे ही 30 दिन के अंदर जैसे ही आपका अप्रूवल हुआ मर्जर अमलगमेशन का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया, वहां से 30 दिन में आप सीसीआई को नोटिस करोगे, सीसीआई इस पे इंक्वायरी करेगा, आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये सारे पॉइंट मैंने आपके पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट से कवर करा दिए। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन, जो 3 ऑर्डर बताया था, या तो अप्रूव कर देगा, या तो मना कर देगा, या तो मॉडिफिकेशन बताएगा। ये वही 3 ऑर्डर और उनके सारे प्रोसीजर है, सारे टाइम लिमिट के साथ सब कवर हो गया। आप खुद पढ़ लेना, आपको दिख जाएगा कि सारी चीज कवर हो गई है। तो ये पार्ट ए था दोस्तों, जहां पे पर्पस पढ़ लिया, ये पर्पस को अचीव कैसे करना है, एंटी कॉम्पिटिटिव क्या होता है, अब्यूज क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, ये पूरा पार्ट ए में था। पार्ट बी में पूरा सीसीआई के बारे से, कि सीसीआई के ऑर्डर से दुखी तो एनसीएलटी, एनसीएलटी से दुखी तो एनसीएलएटी, एनसीएलएटी से दुखी तो सुप्रीम कोर्ट, जो अपन कल करके लेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप तब तक इतना पढ़ के रखें,
और इतना पढ़ के रिवाइज करके रखें। कल अपन पार्ट 2 खत्म करेंगे और पार्ट 2 में हमारा सीसीआई मतलब कंपटीशन एक्ट पूरा का पूरा हो जाएगा समाप्त। दैट्स ऑल दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा जाते जाते कमेंट में कि सर कैसा लेक्चर रहा। मिलते हैं दोस्तों कल अगले लेक्चर पे जहां पे हम कंपटीशन एक्ट खत्म करेंगे। अगेन जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए और जाते जाते अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया तो कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।